In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उज्जवल प्रियांक है एंड यूपीएससी सीएससी 2025 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 प्राप्त हुई है। एंड इस पूरे जर्नी में जो मैं बोलूँगा मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट रही है वो है सोशियोलॉजी। एंड इसके ऊपर मैंने अपने इस थर्ड अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। एंड व्हेन आई गेव माय फर्स्ट मेंस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उस वक्त कहीं ना कहीं शायद सोशियोलॉजी मेरी एक वीकनेस रही थी। आई कुड स्कोर ओनली 252 मार्क्स, बट बिकॉज आई न्यू कि यदि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो ऑप्शनल इज़ समथिंग जो मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस बार 298 मार्क्स मुझे मिले हैं। एंड आई वुड से कि इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत पड़ी। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाए, टेस्ट सीरीज़ लगाई, एंड सोशियोलॉजी हैज़ हेल्प मी अचीव दिस रैंक ऑफ 10। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक कि मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रही फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई रिमेंबर कि मेरे सोशियोलॉजी में सिर्फ 252 मार्क्स ही रह गए थे। 117 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 135 मार्क्स इन पेपर 2। तो जब मार्कशीट आया तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि शायद कहीं ना कहीं पेपर 1 इज़ अ बिट मोर टेक्निकल इन नेचर, और वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बट ऑल्सो आई वुड हैव टू डू समथिंग जो शायद बाकी पेपर्स में एग्ज़ामिनर को शायद देखने को ना मिले। तो इसलिए इस बार मैंने अपने GS1 और अपने सोशियोलॉजी पेपर 1 को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मेरा फर्स्ट मेंस था तो हालांकि मैंने उसका कट ऑफ क्लियर कर लिया था, बट क्योंकि सोशियोलॉजी में कम मार्क्स थे तो दैट कुड नॉट गो टू अ ह्यूज टोटल। एंड इसका एक मेजर कारण ये भी था कि जो मेरी पूरी प्रिपरेशन थी दैट वाज ओनली ऑफ 8 मंथ्स, एंड सिर्फ 8 मंथ्स की तैयारी के बाद ही क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो आई हैड टू अपीयर इन मेंस। तो इसके लिए मेरे पास सोशियोलॉजी में कंप्लीट तैयारी शायद नहीं थी। मैंने सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी थी जो बेसिक बुक्स में गिवन होती है। हाँ, मुझे सिलेबस पता था कि सिलेबस में क्या करना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। मुझे ये भी पता था कि नितिन सांगवान सर की बुक है, उससे अपनी कंटेंट को डेवलप करना है, बट शायद कहीं ना कहीं मैं उसी बेसिक्स पे स्टिक रह गया और मेरे आंसर्स में वो शायद वो बात ना रह पाई होगी जिससे मैं थोड़े अपने कंटेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो इसीलिए जब मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट बिगिन किया इन जुलाई 2024, तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड टू हैव अ बेटर इंसाइट ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरी जर्नी में मैंने नितिन सांगवान सर की बुक से तो नोट्स बनाए ही हैं, बट साथ ही साथ इग्नू के मटेरियल्स को काफ़ी ज़्यादा रेफ़र किया। बिकॉज आई गॉट enrolled in masters MA Sociology from IGNOU, तो आई वॉज हैविंग द कंटेंट ऑफ देयर मास्टर्स प्रोग्राम, और साथ ही साथ जो बहुत टॉपिक्स होते थे उनमें मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके बैचलर्स प्रोग्राम से भी कंटेंट को रीड करने की कोशिश करता था। तो इस हिसाब से जब मैं अपने इग्नू के कंटेंट को रीड करता था तो आई कुड फिगर आउट कि हाँ, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट के भी नाम मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे बुक्स को मैं कोट कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव को कोट कर पा रहा हूँ जो शायद बेसिक्स बुक में गिवन नहीं होती है। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एंड मैंने पिछले 2 सालों के मतलब 2023 और 24 का जब पेपर एनालाइज़ किया तो ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस की कि जो बेसिक चीज़ें हैं शायद यूपीएससी अब उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि आई नीड टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। शायद कुछ बाउंसर्स भी होंगे ऑप्शनल में जिसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो लकीली क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, मैंने वैल्यू एडिशन काफ़ी की इस बार। तो इस हिसाब से जब मैं इस बार पेपर देकर बाहर आया तो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि नहीं, सारे क्वेश्चंस जो करने थे वो मैंने अच्छे से किए। आई कुड राइट वेल, आई कुड कंप्लीट द पेपर। तो इसके लिए हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाई, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट in my sociology preparation. So coming from a background from science, because I was also teaching science, I was a BTech in computer science. तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आया तो आई ट्राई टू फिगर आउट अ सब्जेक्ट जिससे मुझे हेल्प मिल सके अपने GS के पेपर में भी। और मैंने जब ये फिगर आउट किया तो आई फिगर्ड आउट कि जो सोशियोलॉजी है दैट इज़ क्वाइट प्रिसाइज सिलेबस, वो प्रिसाइज है नेचर में, उसको कम समय में मैं कवर कर सकता था। एंड साथ ही साथ
इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो फ्रॉम अ लेमैन अप्रोच ये लगता है कि शायद मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आई थॉट कि नहीं, मुझे सोशियोलॉजी में ही आगे बढ़ना है एंड दिस इज़ दैट सब्जेक्ट दैट आई विल चूज़। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, आई स्टार्टेड सोशियोलॉजी इन अक्टूबर 2022। तो व्हेन आई स्टार्टेड, सो आई वांटेड कि मैं पहले इसकी बेसिक्स को जानने की कोशिश करूं, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि व्हाट ऑल आई विल हैव टू कवर। तो जो क्लास 11th की दो छोटी छोटी NCERTs की बुक है, वन इज़ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड एक है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की जिसमें बातें होती हैं। तो उन दोनों बुक्स को मैंने परचेज़ किया एंड आई गेव अ सिंगल रीडिंग टू इट। पहले बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई बिकॉज अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट एटलीस्ट आई केम टू नो अबाउट कि हाँ, इसमें काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। ये चीज़ें माइंड में डेवलप हो गई कि हाँ, जैसे देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट होंगे तो दे विल ट्राई टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो ये चीज़ माइंड में था कि मुझे डाइवर्स नेम सोशियोलॉजिस्ट के पता होने चाहिए, उनकी थिंकिंग पता होनी चाहिए और इस हिसाब से ये तैयारी करनी है। तो जब मुझे बेसिक्स पता लग गए फ्रॉम NCERT, देन आई ऑलरेडी हैड परचेज नितिन सांगवान सर्स बुक। तो मैंने वो बुक को रीड करना स्टार्ट किया। तो जब मैं उस बुक को रीड कर रहा था तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। जैसे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं सोशियोलॉजी में, वेयर वी आर कंपेयरिंग कॉमन सेंसिकल अप्रोच वर्सेस सोशियोलॉजिकल अप्रोच, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स। तो ये सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में जब मैंने रीड किया तो हाँ, एक बेसिक आइडिया मिला दैट दिस इज़ दैट सब्जेक्ट इन विच आई विल इन्हांस माई पर्सपेक्टिव, शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। और उन चीज़ों को एक दो बार रीड करके उस वक्त के लिए मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई थॉट कि ये जो बेसिक्स चीज़ हैं, इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से तब और समझ पाऊँगा जब मुझे इसके सब्जेक्ट का और अधिक कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट आई डिड कि आफ्टर रीडिंग द बुक, आफ्टर रीडिंग द स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर जिसमें हम अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट चैप्टर 4 जिसमें सोशियोलॉजिकल थिंकर्स काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ने होते हैं। 5-6 सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे एमिले डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मर्टन। तो इन थिंकर्स को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और जब हम इन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो ब्रॉड आइडियाज़ है वो भी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो आई वर्कड ऑन दैट। जब आप इसको रीड करोगे बुक से तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। तो आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब कि हाउ आई कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, जहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से एक क्रेडिबल फैकल्टी के द्वारा इस चीज़ों को समझा दिया जाए। तो आई गॉट टू नो अबाउट स्लीपी IAS क्लासेस। तो मैंने उनके शेखर सर की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया। जो बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होते थे उनको समझने में दिक्कत होती थी, जैसे मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट्स होते थे। फिर आई कुड नॉट इन द बिगनिंग अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटिविस्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों सेम सा लगता था। बट फिर क्योंकि मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ को फॉलो किया तो वहाँ से भी एक ब्रॉड आइडिया मिल गई कि हाँ, ये चीज़ें डिफरेंट हैं। और क्योंकि जब आप रीड करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक रीडिंग पार्ट से चीज़ें दिमाग में इम्बाइब उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, बट जब आप किसी फैकल्टी से सुनते हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर बिकॉज ऑफ लिसनिंग वो चीज़ें इम्बाइब होने लगती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। तो इस तरीके से मैंने सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 से नोट्स बनाना स्टार्ट किया सबसे पहले। तो चैप्टर 4 इज़ द टॉपिक विच आई वुड से कैरीज द मोस्ट वेटेज इन ऑप्शनल पेपर। तो उनको तो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आई वुड से थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन विच इग्नू नोट्स हेल्प मी अलॉट। फिर मैं चैप्टर 5 पे जब आ गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह थी, उसमें भी मुझे काफ़ी सारे स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरीज पढ़नी होती थी। तो आई फाउंड कि अगेन अ नंबर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट के नेम आते थे, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ थी, लिमिटेशंस होते थे हर सोशियोलॉजिस्ट के कुछ एडवांटेजेस होते थे। तो इन सारी चीज़ों को मैं समझ लेता था, बट वही था कि क्योंकि मुझे मेमोराइजेशन करने में दिक्कत होती थी, बिकॉज ये काफ़ी मतलब वेस्टर्न नेम्स थे, तो इट यूज टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन द माइंड। तो उसके लिए मैं यही करता था कि मैं उन चीज़ों को लिख कर याद करता था, बिकॉज मैंने ये चीज़ हमेशा बचपन से सीखी हुई थी, समझी हुई थी कि द मोर नंबर ऑफ टाइम्स वी राइट द मोर इट इनग्रेन्ड इन आवर माइंड।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनके नामों को लिख लिख कर याद करता था और उनकी जो थ्योरीज़ होती थी उसको मैं समझने की कोशिश करता था। देयर वॉज़ वन थिंग दैट आई वुड से कि मैं कभी भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस को याद करने की कोशिश नहीं करता था, बिकॉज अगेन वैसा करने से वी गेट टू ओवरलोड आवर सेल्फ। तो मैं जो बेसिक बातें होती थी, जैसे यदि आइडियल टाइप्स में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं कि दीज आर इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्ट्स गिवन, तो ये जो बेसिक कीवर्ड्स हैं इनको तो मैं अपने दिमाग में स्टोर कर लेता था, बट वो कंप्लीट सेंटेंसेस को कभी याद करने की कोशिश नहीं करता था। देन अगेन व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, सो आई गॉट टू नो कि मेंस इज़ अ वेरी ग्रोइंग प्रोसेस, you need to practice a lot, you need to manage the time, you need to be very much critical because questions को opt करना पड़ता है। It is you who is choosing the questions that कि आपको कौन से questions करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो इसके लिए भी you need to be very confident about it कि हाँ I know the subject। तो I enrolled in Forum IS ATS Sociology where I practiced a lot। और कहीं ना कहीं आई वुड से कि जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया था, इसके पीछे एक ये भी वजह थी कि मैंने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की थी। तो वहाँ से भी मैं जो उनके मॉडल आंसर्स मिलते थे, बिकॉज अगेन टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे अबाउट विच वी डोंट नो, एंड क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सिर्फ 6-7 महीने की ही उस वक्त थी, तो येस देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट जो मुझे नहीं पता थे। बट हाँ, मैं जो मॉडल आंसर्स होता था उनको एक दिन के बाद अच्छे से रीड करता था और उससे थोड़ा एक आइडिया बना लेता था, बिकॉज अगेन मॉडल आंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होते हैं, तो वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट 1 or 2 सोशियोलॉजिस्ट इफ़ वी कैन कोट देयर आइडियाज़ इन ईच क्वेश्चन, दैट विल हेल्प। तो वहाँ से कुछ यूनिक सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव भी मिल जाते थे, विच आई कुड ऐड टू माई नोट्स विच आई हैव मेड फ्रॉम नितिन सांगवान सर बुक एंड ऑनलाइन मटेरियल। तो वहाँ से भी मैं अपने मॉडल आंसर से चीज़ों को बोरो करने की कोशिश करता था और इस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी की। मैं ये बोलना चाहूँगा इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, उस वक्त मेरा सोशियोलॉजी पेपर 2 कंप्लीट नहीं था। आई हैड कंप्लीटेड ओनली द बिगनिंग के चैप्टर्स। जो लास्ट का पार्ट होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, लाइक एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, या फिर जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है, हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे बात करते हैं। वो सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं मेरी उतनी अच्छे से तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो एट एंड मैंने यही किया था कि मैं उनके अच्छे नोट्स नहीं थे, जिसका बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो उनको तैयार करने के लिए मैंने सिर्फ कंटेंट को रीड किया था। एंड आफ्टर रीडिंग ओनली आई वेंट फॉर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं मिले ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस और नोट्स नहीं थे। बट हाँ, क्योंकि उनके एक दो बार खुद अपने एंड से प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स तैयार कर लिए थे, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो हेल्प किया इन माई फर्स्ट मेंस। बट इन माई, जैसे मैंने आपको बताया कि इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई वॉज वेरी क्लियर कि सोशियोलॉजी इज़ द थिंग विच आई नीड टू डू वेरी वेल। तो इस बार एंड 2023 में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे विच आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक डेविड मॉर्गन की थ्योरी पूछ ली थी उन्होंने कंपलसरी क्वेश्चंस में। तो इसीलिए मैंने इस बार अपने इग्नू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ईयर 1 ऑफ इग्नू, तो मैंने इग्नू नोट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया। और साथ ही साथ आई वुड से कि जितने भी थ्योरीज नितिन सांगवान सर ने अपने बुक में कवर की हुई है उनको तो अच्छे से किया ही किया, उसको काफ़ी हद तक इग्नू से रिलेट करने की कोशिश की। जैसे कि आई कैन रिमेंबर जो इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड यूनिट नंबर 6 है, दैट इज़ गिवन इन वेरी प्रिसाइज वे इन नितिन सांगवान सर बुक, बिकॉज एट द एंड उन्होंने सारी चीज़ों को कंपाइल कर दिया है एक जगह पर। तो वहाँ पर चूँकि वो बहुत ही कंटेंट प्रिसाइज था, तो और वहाँ पे चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज अगेन सोशियोलॉजिस्ट के काफ़ी सारे नेम थे, तो मैंने सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ वो सोशियोलॉजिस्ट जिनके पर्सपेक्टिव को मैं अपने माइंड में समझ पाया और जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा था कि आई कैन यूज़ देम अक्रॉस द पेपर्स, हर टॉपिक से मैंने 2-2 सोशियोलॉजिस्ट के नेम याद किए थे। और मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि जब भी पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई विल आइडेंटिफाई द की टर्म्स। जैसे यदि कोई रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई जेंडर रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड इट मे बी पॉसिबल कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग अबाउट इट, बट जो वो बेसिक कीवर्ड्स दे रखी है, आई कैन डिफाइन इट थ्रू सम वैलिड डेफिनेशन गिवन बाय अ सोशियोलॉजिस्ट। तो जैसे कि अगर रेस का कुछ टॉपिक हुआ तो मैं हर्बर्ट रिस्ले को कोट कर देता था वहाँ पर। यदि कास्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन है तो आई यूज टू जनरली गिव अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ GS घूरे। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। आई ट्राई टू keep my preparation very basics, but at the same time I wanted to create that differentiator factor in everything कि थोड़ा बाकियों से वो कहीं ना कहीं कंटेंट अलग हो सके।
एंड आई वुड एट दी एंड से कि यदि हमारा जो सोशियोलॉजी का पेपर 1 है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स इन पेपर 2 ऑल्सो, बिकॉज वी कैन कोट थिंकर्स अक्रॉस द पेपर। तो मैंने भी यही किया, आई नेवर शाइड अवे कि अरे नहीं ये तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, शुड आई यूज़ इट इन पेपर 1, नहीं, आई ट्राई टू यूज़ अक्रॉस द पेपर्स। अगेन जो नितिन सांगवान सर की बुक है उसमें कुछ बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स डायग्राम दे रखे हैं एंड शायद वो सभी लोग पढ़ते भी हैं, बट वही है कि आई फिगर्ड आउट कि शायद सारे लोग उसकी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पेपर में। जैसे कि ये कॉमन सेंस और सोशोलॉजी का एक बहुत अच्छा डायग्राम गिवन है दैट हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देन सिमिलरली मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह सर की जो का जो टॉपिक है उसमें भी एक डायग्राम बॉक्स वे में डायग्राम्स दे रखे। तो ऐसे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स उस बुक में डायग्राम वे में दे रखी थी, मैंने उनको अपने माइंड में इम्बाइब कर लिया, सो दैट अगर मैं सारे क्वेश्चंस में नहीं, यदि आउट ऑफ 19 क्वेश्चंस जो मैं लिखूंगा अपने सोशियोलॉजी में, उसमें से यदि मैं 3-4 क्वेश्चंस में भी डायग्राम यूज़ कर लूँ तो शायद कहीं ना कहीं वो एक एज क्रिएट करेगा। जो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर होते थे वो मैं पहले से ही माइंड में रखता था, बिकॉज एवरी ईयर फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जहाँ पर हमें सोशियोलॉजी एंड बाकी सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है, उनसे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसके लिए भी मैंने हर सब्जेक्ट से जो सोशियोलॉजी के कंपैरिजन थी उसको एक टेबुलर वे में याद कर लिया था। और हर जैसे इस बार हिस्ट्री और क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे आई हैड ऑलरेडी केप्ट इन माइंड, और वो A.R. रैडक्लिफ ब्राउन सर ने जो बोला है दैट वन इज़ इडियोग्राफिक एंड अदर इज़ नोमोथेटिक, तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स गिवन थे इनको यूज़ करने की कोशिश की ताकि सो दैट माई आंसर शुड लुक लाइक अ सोशियोलॉजिकल आंसर। तो इस तरीके से मैंने आंसर्स को अपने बिल्ड करने की कोशिश की। आई ट्राई टू राइट इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव और अ कन्वर्सेशन वे कि हाँ कोई भी जो टॉपिक है उसमें मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव दूँ ताकि इट सीम लाइक द आंसर शुड लुक लाइक इट इज़ अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अमंग द सोशियोलॉजिस्ट, कि नहीं पहले फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के एक सोशियोलॉजिस्ट ने ये बातें बोली, फिर नहीं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, फिर एट द एंड कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को सिंथेसाइज करने की कोशिश की ताकि एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हो सके। इट शुड नॉट लुक लाइक कि आई एम मोर inclined towards one perspective, because we are not here to judge sociologists, they all have given their own perspective and what we need is to learn from what they have told us। तो मैंने हमेशा अपने आंसर्स को एक बेटर कंक्लूजन देने की कोशिश की। फिर एट द एंड मैं ये भी बोलूँगा कि पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। वहाँ पर हमारे अप्रोचेस को पूछा जाता है दैट व्हाट डू वी नो अबाउट सोशियोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वहाँ पे जैसे इस बार भी क्वेश्चन था अबाउट जेरियाटिक केयर कि हाउ ओल्ड एज वी कैन यूज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो वहाँ पर भी जो कुछ करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स होते थे उनको कोट करने से हमें पीछे नहीं हटना है, बिकॉज आई थॉट कि यदि मैंने कोई चीज़ जीएस में सिविल सोसाइटी को रीड किया एंड आई एम हैविंग सम एग्जांपल्स तो उनको वहाँ पर कोट किया जा सकता है। बट येस एट द एंड वो एग्जांपल्स तो ज़रूरी हैं, बट दैट आंसर शुड नॉट लुक लाइक अ जीएस आंसर। वहाँ पे थोड़ी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी होती है कि लाइक अबाउट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एक मैकहर्ती एंड मेन उनका एक कॉन्सेप्ट है अबाउट द एंटायर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये सारे जो छोटे छोटे कोटेशंस होते थे मैं याद कर लेता था कि सो दैट आई कैन यूज़ इट इन माई आंसर्स। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स से अपने चीज़ों को लिंक किया, अपने वैल्यू एडिशन के लिए ATS के मॉडल आंसर्स रीड किए, इग्नू के नोट्स को रीड किया। और हाँ मैं ये तो बोलना ही चाहूँगा कि बिना बेसिक्स के आप ऑप्शनल को कवर नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू डोंट नो समथिंग तो वो बेसिक्स ही हैं जो आपके आंसर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे एंड दैट विल फेच यू मार्क्स। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो स्लीपी क्लासेस की इनिशिएटिव रही है दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट टू मी, बिकॉज अगेन मुझे याद करने में दिक्कत होती थी। दैट इज़ समथिंग विच आई एम नॉट वेरी गुड एट, बिकॉज मैं चीज़ों को समझ लेता था अच्छे से। तो जब शेखर सर के कुछ नोट्स होते थे जहाँ पे वो कुछ फ्रेमवर्क्स बता देते थे, दैट आई स्टिल रिमेंबर, आई यूज थिंग्स लाइक कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उनको राल्फ डैरेनड्रॉफ की थ्योरी जो थी उसके थ्रू हम लोग उनके लिमिटेशंस बता सकते हैं कि ना नहीं ऐसी चीज़ें आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज़ सेड। तो एक LC SMS अप्रोच था विच आई यूज।
फिर वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें बताते थे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इन हाउ वी कैन बिल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, हाउ वी कैन प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स थे, SFSW, फिर कोऑपरेटिव्स के लिए फ्रेमवर्क दे देते थे सर ABCD। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स को मैं यूज़ कर लेता था अपने आंसर्स में। तो यस, स्लीपी क्लासेस ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट इन माई UPSC जर्नी, स्पेशली ऑप्शनल के लिए। तो दैट हेल्प मी बिल्ड माई बेसिक्स। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। बट मैं यही बोलूँगा कि अभी तो मतलब even people who are not able to purchase the courses, because हाँ, कुछ लोगों के लिए it may become a very costly thing, around I would say कि around 14-15 हज़ार में सोशोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, in which we are having around 10 to 12 tests which we need to give। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इट कैन बी कॉस्टली। विथ गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू अफोर्ड इट एट द इन माई बोथ फर्स्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट। बट हाँ, जिन लोगों के पास ये नहीं है तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप अपने आप को खुद से इम्प्रूव भी कर सकते हो। जैसे आप PYQ ले लो, मेरे पास सोशोलॉजी की PY की बुक्स थी एंड मैं उनमें हमेशा से एक रीड करता था कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो आई यूज़ टू फिगर आउट कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो लाइक आई कुड थिंक कि हाँ, ये टॉपिक्स तो अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ कि आप उनके आंसर्स को लिख लो। जैसे आई रिमेंबर एक जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 8 इन पेपर 1 विच टॉक्स अबाउट पावर स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जैसे सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट आता है, देयर वी टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स। तो जैसे विल्फ्रेडो पैरेटो मोस्का, गेटेनो मोस्का, सी राइट मिल्स, इनके थ्योरी को हम लोग कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा रिपीट होती रहती है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लो और इनको आप खुद से आंसर राइटिंग करो। एंड अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत वहाँ पड़े तो टॉपर आंसर कॉपीज़ आर द की इन दैट। जैसे मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मैंने सृष्टि जैन देशमुख मैम की कॉपीज़ को काफ़ी ज़्यादा रीड किया, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि वो शी राइट्स वेरी वेल। तो मैंने उनके आंसर्स को रीड किया। देन 2023 वाले अटैम्प्ट में मेधानंद मैम had got very good marks in sociology, so I also had the feeling कि she wrote the mains along with me and she has got very good marks, so she has done something which I could not do। तो वहाँ से मैं इम्प्रूव कर सकता था। तो उनके भी कुछ कॉपीज़ टेलीग्राम्स पे अवेलेबल है, मैम ने डाल रखे हैं, तो आप उनको रीड करो एंड देन ट्राई टू कंपेयर इट विथ योर ओन आंसर्स कि मैम ने क्या करा या सर ने क्या करा जो शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप टॉपर्स के आंसर्स को रीड करोगे तो यू विल एनालाइज़ कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से आप खुद से भी कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग करके और उसको बिल्कुल जनरस वे में, बिल्कुल विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ बायसनेस आप यदि अपने आप को इवैल्यूएट करोगे तो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन दैट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन हेयर कि जब आप सोशोलॉजी को रीड करेंगे तो बेसिक्स चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएगी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हर टॉपिक में थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटर फैक्टर लाने की कोशिश करता था। अब कितना कर पाया मुझे नहीं पता है, बट येस आई ट्राइड टू डू इट। तो इसके लिए मैंने ChatGPT की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली अपने इस प्रिपरेशन में। व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट देता था रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि टेल मी अबाउट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। तो वो पहले जब प्रॉम्प्ट्स आते थे, अगेन इट इज़ डेटा विच इज़ स्टोर्ड ऑन द इन देयर डेटाबेस, तो वहीं से वो डेटा आती थी। तो पहली जो काफ़ी प्रोमिनेंट डेटा वो आती थी। देन आई यूज़ टू क्रॉस चेक दैट नो आई वांट टू हैव अ डिफरेंट आइडिया, प्लीज़ गिव दैट। तो यदि आप उनको गुड प्रॉम्प्ट दोगे तो दे विल ट्राई टू गिव यू बेटर एग्जाम्पल्स, दे विल ट्राई टू give quotes from better perspective on from other sociologists which are not there। but हाँ, एक आपको वहाँ पे एक चेक भी रखना पड़ेगा because many a times it may happen because again AI has its own pros and cons। तो एक बार यदि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रीड कर रहे हो विच यू हैवेंट रेड टिल नाउ एनीवेयर, तो एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप उसको चेक भी करते रहो फ्रॉम गूगल पे। आप कहीं जाके किसी पेपर को रीड करो, नोट्स बुक वगैरह से एक बार कंफर्म कर लो दैट येस दिस इज़ करेक्ट डेटा। तो इस तरीके से मैंने अपने सोशोलॉजी के नोट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की यूजिंग वेरियस थिंग्स and so that I could have a better depth in my answers. My answers should look like that it is written by someone who has read sociology, who has dedicated in reading the subject. So this was my take on sociology. जहाँ तक बात रही मेंस की आंसर राइटिंग की, तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा दैट जब मैं अपने आंसर्स को लिखता था तो आई ऑलवेज़ ट्राइड कि मेरा जो आंसर हो वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस ना लगे।
तो इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता, जैसे मैंने बताया कि हर कुछ क्वेश्चंस में यदि कुछ डायग्राम्स यूज हो सके तो मैं डायग्राम्स यूज़ करता था। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो भी पेपर होता है, देयर यू हैव टू ऑप्ट क्वेश्चन, देयर आर 8 क्वेश्चंस, 4 इन सेक्शन ए, 4 इन सेक्शन बी, 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड बाकी यू हैव टू ऑप्ट 3 क्वेश्चंस। तो वहाँ पे यू नीड टू ऑप्ट इट वेरी, आई वुड से दैट्स यू हु इज़ चूजिंग व्हाट टू राइट एंड यू आर गिविंग इट टू द इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएट। तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चंस को चूज़ करने में, बिकॉज इफ़ यू ऑप्ट अ क्वेश्चन विच यू डोंट नो देन एट द एंड इट वोंट बी गुड फॉर यू ओनली। तो मैं यही बोलूँगा कि जब पेपर आता था तो बिकॉज 1 and 5 जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स ईच, वो तो कंपलसरी है। तो मैं पहले के स्टार्टिंग के 1 hour 10 minutes में इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता था। 1 hour तो नहीं, बट हाँ 1 hour 10 minutes से ज़्यादा ही लग जाते थे। बट ये मेरा रहता था कि सवा घंटे के अंदर मेरे ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ कंपलसरी विच एवरीवन इज़ राइटिंग। उसके बाद मैं ये करता था कि जो बिकॉज क्वेश्चंस कैरीज 50 मार्क्स, तो 20, 20 and 10, तो मैं उन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को फिगर आउट करता था जो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, जिसके पास मेरे पास कुछ शायद कुछ ऐसा मेरे पास कंटेंट है विच आई कैन राइट विच विल इन्हांस माय आंसर। तो मैं इस तरीके से रीड करता था क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे कुछ 5 मिनट शायद लग जाते थे। एंड आई ऑलवेज फर्स्ट यूज टू रीड दोज 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और फिर मैं वो 10 मार्क्स देखता था कि उनको कैसे करना है। तो वहाँ पे you need to be very strategic, read the questions very well, please don't commit error in reading and comprehending the question, because that will then create a blunder। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो, थोड़ा टाइम ले लो। पेपर कंप्लीट हो जाता था सोशियोलॉजी का, बिकॉज एट दी एंड शायद जीएस में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती थी, उसे कम पेजेस लिखने होते हैं सोशियोलॉजी में। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा हो जाता था इन बोथ द पेपर्स, इन बोथ माई अटेम्प्ट्स फॉर सोशियोलॉजी। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को चूज़ आउट कर लो, और एक बार जब आपने फिगर आउट कर लिया है तो देन यू हैव बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। फिर डोंट ट्राई टू डिविएट कि शायद मैं इस क्वेश्चंस को फिर से रीड करूँ क्या, बिकॉज एक बार वंस यू हैव डिसाइडेड, स्टिक टू दैट, बिकॉज यू टुक सम टाइम इन दैट। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करो जिनके ऊपर आपके पास कंटेंट है, जिन क्वेश्चंस में आपके पास अच्छे डायग्राम्स हैं, कुछ यूनिक एग्जांपल्स हैं, और साथ ही साथ 20 मार्क्स वाले को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को हमेशा चूज़ करना है। तो जहाँ तक बात है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, बिकॉज द टाइम दैट वी आर गेटिंग बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ रिड्यूसिंग। दिस ईयर वी हैड हार्डली 80 to 90 days इन द बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वहाँ पर वी नीड कि हम जो है अपने जो कंटेंट है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स ओनली, बिकॉज बिफोर प्रीलिम्स 2-3 महीने पहले हम लोग प्रीलिम्स में लग जाते हैं। वी स्टार्ट गिविंग सिमुलेटर्स, टेस्ट सीरीज। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम लोग अपने सोशियोलॉजी के अपने ऑप्शनल को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर ले बिफोर 3 months बिफोर प्रीलिम्स। और जब वो बीच वाले टाइम है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। उस वक्त हमारे अपने वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, और उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजी के साथ सोशियोलॉजी को लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली फेच यू बेटर मार्क्स, एंड दैट विल डेफिनेटली गेट यू अ गुड रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये कंप्लीट जो सोशियोलॉजी का की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर नॉन निगोशिएबल। जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 में जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स वाला यूनिट है, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाली यूनिट है जिसमें वी रीड अबाउट वेरियस थिंग्स ऑन विच स्ट्रैटिफिकेशन वर्क्स अबाउट। देन यूनिट 8 जो पावर स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, फैमिली वाला चैप्टर है। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनका बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से यूपीएससी काफ़ी वेटेज देती है अपने पेपर को, काफ़ी अच्छे से उनको करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली इन पेपर 2 विच इज़ अगेन का एप्लीकेशन ऑफ पेपर 1, बट अगेन जो उसमें हमारे जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, फिर आई वुड टॉक अबाउट जो कास्ट के लिए हम लोग 4-5 सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, जीएस घुरे, लुई डूमो। तो ये सारे जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो दिस वे आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन, and these are the non-negotiable topics we need to apply whatever we have read about. We already read about family and religion in unit 1, but when we read unit 2 it is application of those concepts in an Indian perspective. तो इस तरीके से आपको पेपर 1 को काफ़ी strong करना पड़ेगा, and then we need to focus on paper 2 on that. And I would also like to tell everyone
कि ये जो कंप्लीट तैयारी है इट इज़ अबाउट हु यू आर, आपको ये तैयारी करनी है। यदि आपको गाइडेंस मिल पा रही है वेल एंड गुड, बट यदि आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो अभी कंटेंट की कमी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब इनिशिएटिव्स विच यू कैन रेफर टू, देयर आर लॉट ऑफ क्रेडिबल कंटेंट विच यू कैन रेफर टू। तो इस तरीके से जब हम तैयारी करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली फेच अस गुड मार्क्स। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सोशियोलॉजी जर्नी इन UPSC। सो थैंक यू ऑल।